Welcome students. As all of you know that we are studying our second chapter of political science named the end of bipolarity. जैसा कि आप जानते हो हम लोग अपनी पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है द एंड ऑफ बाइपोलरिटी. In this video we are discussing the causes of disintegration of USSR. इस वीडियो में हम लोग वो सारे कारण पढ़ेंगे जिसकी वजह से जो यूएसएसआर था वो डिसइंटीग्रेट हुआ. क्लियर? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे बोर्ड के एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस में कई बार रिपीट हुआ है, कई बार हमसे पूछा गया है. वैसे तो बहुत सारे कॉजेज है डिसइंटीग्रेशन के, बट इन दिस वीडियो वी आर ट्राइंग टू स्टडी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन. इस वीडियो में हम वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज के बारे में पढ़ेंगे जिसकी वजह से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ. क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं. कॉजेज में हमारा सबसे पहला जो कॉजेज है वो है इकोनॉमिक स्टैग्नेशन. इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है कि फाइनेंशियली जो यूएसएसआर था वो बैकवर्ड होता चला गया. आखिर वो बैकवर्ड कैसे हुआ, किन रीजनों की वजह से जो उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो बैकवर्ड हुई, वो कुछ पॉइंट्सों में हम डिस्क्राइब कर लेते हैं. सबसे पहला तो देख लेते हैं कि यूएसएसआर और यूएसए दोनों सुपर पावर्स के बीच में एक कंपटीशन था, एक होड़ थी इस बात को लेकर कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा हथियार अपने पास मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, कौन ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स को अपने यहाँ कलेक्ट कर कर रख सकता है. और इसी कलेक्शन में और इसी मैन्युफैक्चरिंग में, वेपन्स की में, ये दोनों ही कंट्रीज अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो था वो इन्वेस्ट कर रही थी. और इसी इन्वेस्ट की वजह से उनका एक ह्यूज अमाउंट जो था वो केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा था, केवल और केवल कलेक्शन में जा रहा था. जहां ये एक और अपना पैसा वेपन्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर इन दोनों के बीच में ही स्पेस वॉर भी छिड़ी हुई थी. एक ऐसा युद्ध जिसमें ये दोनों अंतरिक्ष में अपनी पावर को शो करना चाहते थे. ये दोनों ही कंट्रीज ज्यादा से ज्यादा जो सैटेलाइट्स थे वो अंतरिक्ष में भेजकर ये प्रूव करना चाहते थे कि दे आर मोर सुपीरियर देन ईच अदर. वो दोनों एक दूसरे से ज्यादा सुपीरियर है और सुपीरियर देन दी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और दूसरी कंट्रीज से भी सुपीरियर है. इसी वजह से इनका जो ज्यादातर पैसा है वो जहां एक और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेपन्स में जा रहा था, वहीं दूसरी ओर स्पेस वॉर में जा रहा था. और इसका ज्यादातर प्रभाव जो था वो यूएसएसआर की इकोनॉमी पे पड़ा. क्यों? क्योंकि यूएसएसआर कम्युनलिज्म को फॉलो करता था. वहां सारे एक्सपेंसेस जो थे वो गवर्नमेंट को करने थे, जबकि यूएसए जो था वो कैपिटलिज्म को फॉलो करता था, जिसकी वजह से उसके एक्सपेंसेस जो थे वो काफी हद तक वो कंट्रोल कर पाए. लेकिन यूएसएसआर इसमें कामयाब नहीं हो पाया. इसी वजह से धीरे धीरे यूएसएसआर की जो इकोनॉमी थी वो पिछड़नी शुरू हुई. उसकी कंडीशन स्टैग्नेशन कंडीशन में कन्वर्ट होने लगी. क्लियर? अब हम इसका दूसरा कारण देखते हैं. दूसरे कारण में हमने देखा कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैग्नेशन. राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही आधार पर हम देखते हैं कि जो यूएसएसआर था उसकी कंडीशन पिछड़ती जा रही थी, वो बैकवर्ड होता जा रहा था. सबसे बड़ा कारण उसका था कि वहां पर जो सिंगल पार्टी सिस्टम था, कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम था, वो अकेले पूरे के पूरे 15 सोवियत यूनियंस को कंट्रोल कर रहा था. और उसी कंट्रोल की वजह से जो 15 यूनियंस थी वो अपने आप को फ्री महसूस नहीं कर पा रही थी. ठीक है? उसकी डिसेंट्रलाइज प्लानिंग जो थी कि सारा का सारा अधिकार एक के पास होना चाहिए, एक ही सोशलिस्ट पार्टी होनी चाहिए, और वही सोशलिस्ट पार्टी सबके लिए लॉ फ्रेम करेगी, सबको कंट्रोल करके रखेगी. ये कहीं ना कहीं उसके बैकवर्डनेस को प्रमोट करने का कारण आगे बढ़ा गया. क्यों बनी? क्योंकि इसमें जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे उन सबको प्रिविलेज मिलता था, उन सबको विशेष अधिकार दिए जाते थे, जबकि जो कॉमन पीपल्स थे उन कॉमन पीपल्स के प्रति ये गवर्नमेंट ज़्यादा अकाउंटेबल नहीं थी. मींस अनअकाउंटेबल पॉलिसी
ऑफ द गवर्नमेंट के कारण भी जो यूएसएसआर था वो डिसइंटीग्रेट हुआ। क्लियर ना? गवर्नमेंट और कॉमन पीपल दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोलैबोरेशन, कोई कोरिलेशन नहीं दिखाई दे रहा था। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट थी वो अनअकाउंटेबल थी अपनी पीपल्स के लिए। तीसरा कारण देखते हैं, रोल ऑफ गॉर्बेचेव। रोल ऑफ गॉर्बेचेव ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वैसे तो देखा जाए तो गॉर्बेचेव ने यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन को बचाने के लिए बहुत सारे काम किए, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए। उसने देखा कि वो समय आ गया है कि जब सोवियत सिस्टम में चेंजेस आने चाहिए, और इन्हीं चेंजेस को, रिफॉर्म्स को लाने के लिए गॉर्बेचेव ने वर्क करना शुरू किया। उसकी जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिसी है, जिसको कि पॉलिटिकल साइंस में इम्पोर्टेंस दी गई है, वो थी ग्लासनोस्ट एंड पेरिस्ट्रोकिया पॉलिसी। ग्लासनोस्ट एंड पेरिस्ट्रोकिया पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत जो गोर्बाचेव थे वो चाहते थे कि सोवियत सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, रिफॉर्म्स आने चाहिए, चेंजेस आने चाहिए। अब चेंजेस कैसे होने चाहिए? वो दोनों ही चेंजेस जो वो चाहते थे वो इनके इन दोनों वर्ड्स में छिपे हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है ओपननेस। उनका मानना था कि जो सोवियत सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, उसमें ओपननेस आनी चाहिए। मींस जो कॉमन पीपल और गवर्नमेंट के बीच गैप हो गया है, इस गैप को फिल करना चाहिए और कॉमन पीपल्स को गवर्नमेंट के वर्क ट्रांसपेरेंटली पता होने चाहिए। और सेकंड वर्ड था पेरिस्ट्रोकिया, मींस टू रिकंस्ट्रक्ट और रीबिल्ड द स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मींस जो सोवियत सिस्टम है उसको रीबिल्ड करना चाहिए, उसको रीस्ट्रक्चर करना चाहिए, उसको दोबारा से कुछ बदलाव लाने चाहिए। और ये दोनों ही कॉन्सेप्ट गोर्बाचेव के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे थे, और देखा जाए तो वैसे कॉमनली भी बहुत अच्छे थे। बट ये क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ये भी हमें पता होना चाहिए। सक्सेसफुल ना होने का इसका कारण जो कॉमनली है वो ये कि जो जनता थी वो ज़्यादा जल्दी से जल्दी चेंजेस चाहती थी, लेकिन गोर्बाचेव की जो पॉलिसीज थी ये स्लो प्रोसेस पॉलिसीज थी। सक्सेसफुल पॉलिसीज थी बट इनकी जो चाल थी, इनका जो प्रोसेस था वो स्लो था, जो कि जनता की डिमांड के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पाया। और वहीं दूसरी ओर सोवियत सिस्टम के जो लीडर्स थे वो ये मानते थे कि गोर्बाचेव द्वारा स्टार्ट की गई ये पॉलिसीज कहीं ना कहीं उनकी पावर्स को कम कर देंगी। तो इस वजह से गोर्बाचेव दोनों ही जगह जो उनकी फेमस होना चाहिए था वो फेमस नहीं हुए, और दोनों ही जगह वो डिससेटिस्फाई हुए जनता और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ रीजन, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हमने देखा क्लास 10th में भी हम पढ़ के आए नेशनलिज्म इन यूरोप। तो वहां पर हमने देखा कि बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज थी, जिन यूरोपियन कंट्रीज में नेशनलिज्म का जो आइडिया था वो बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा था। ज़्यादातर कंट्रीज जो थी वो इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, और इस इंडिपेंडेंसी की वजह से ही जो सोवियत यूनियन के 15 पार्ट्स थे, जो ग्रुप थे, वो भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हुए। जिसमें जो सबसे पावरफुल पार्ट था रसिया, वो भी अपने आप को एक इंडिपेंडेंट यूनिट के तौर पर स्टैब्लिश करना चाहता था। हमने देखा ही है, पढ़ा ही है रशियन रिवॉल्यूशन, ठीक है, 1917, उसके बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे ही रसिया के साथ साथ और भी बहुत सी 15 ग्रुप्स में से एक थे वेलिस्टिक रिपब्लिक्स ऑफ एस्टोनिया, जॉर्जिया के किसी, ये वो ग्रुप्स थे जो ये मानते थे कि दे आर मोर पावरफुल देन दी अदर यूनियंस। जो 15 यूनियंस में और अदर कंट्रीज है उनके मुकाबले ये ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा रिच है, और इनके द्वारा जो पैसा है वो ज़्यादा से ज़्यादा उन कंट्रीज के ऊपर खर्च हो रहा है जो कि इतनी रिच नहीं है। तो इनको लगता था कि भाई ये हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है, हमारी पावर वेस्ट हो रही है।
इसलिए ये अपने आप को उन 15 यूनियन के पार्ट से जो कमजोर थे, रिच नहीं थे, उनसे अलग करना चाहते थे। क्लियर? इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कंपैरिजन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। दो आइडियोलॉजीज थी जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक कैपिटलिज्म और एक कम्युनलिज्म। स्टार्टिंग में कम्युनलिज्म जो थी, ये आइडियोलॉजी के द्वारा ये प्रूव किया जाता था कि उनका सिस्टम मच बेटर सिस्टम है एज कंपेयर टू द कैपिटलिज्म। बट बाद में आगे चलकर कोल्ड वॉर के कंडीशंस में ये चीज क्लियर हो गई और नेशनलिस्ट मूवमेंट की वजह से ये चीज क्लियर हो गई कि लोगों के दिमाग में ये बात आने लगी कि जो कम्युनलिज्म है वो गवर्नमेंट इतनी पावरफुल गवर्नमेंट नहीं होती है जितनी कि कैपिटलिज्म पावरफुल गवर्नमेंट होती है। लोगों का कम्युनलिज्म में जो स्टैंडर्ड लिविंग गिरना शुरू हुआ, उसकी वजह से उन्होंने देखा कि कैपिटलिज्म में जो स्टैंडर्ड लिविंग है वो ज़्यादा अच्छा है। कैपिटलिज्म गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो मच बेटर सिस्टम है एज कंपेयर टू द कम्युनलिज्म। इसी वजह से भी कई लोग, कई कंट्रीज अपने आप को अब कम्युनलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ कन्वर्ट करना चाहती थी, यानी वो भी डिसइंटीग्रेट का कारण हो रही होगी। इसके बाद 6th रीजन है अफगान वॉर। इस पर्टिकुलर कॉज ने जो वर्ल्ड में यूएसएसआर की कंडीशन थी उसको पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करने का काम किया। ये अफगान वॉर जो थी ये लगभग 10 साल चली और इस वॉर में जो टाइमिंग्स थी वो 1979 से स्टार्ट होकर 1989 तक चली। 10 साल कंटिन्यूसली वॉर का चलना किसी भी इकोनॉमी को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अफगान वॉर का मेन रीजन था कि जो अफगानिस्तान में तालिबानी शासन है उसको समाप्त करना और कम्युनलिज्म को वहां प्रमोट करना। बट एक छोटे से स्टेट में अपने आप को जो यूएसएसआर है वो प्रूव नहीं कर पाया, वहां पर इसका कोई खास रिजल्ट निकलकर नहीं आया, जिसकी वजह से जो कम्युनलिस्ट गवर्नमेंट की एक इमेज थी, यूएसएसआर की जो एक इमेज थी वर्ल्ड में, वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। क्लियर? इसके बाद हम देखते हैं फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, जो कि हमारी बुक के चैप्टर के स्टार्टिंग के पेज पर ही दिया हुआ है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर का। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बर्लिन वॉल का। जो बर्लिन वॉल थी ये लगभग 150 किलोमीटर लंबी वॉल। इस 150 किलोमीटर लंबी वॉल को इसलिए बनाया गया था क्योंकि इसकी वजह से दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज अलग अलग हो सकती। हम ये कह सकते हैं कि जो बर्लिन वॉल थी ये एक सिंबल थी इस बात की कि दो आइडियोलॉजीज को डिवाइड किया जा रहा है, एक कम्युनलिज्म और एक कैपिटलिज्म। जब ये बर्लिन की वॉल बनाई गई तो जो बर्लिन था ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। दो पार्ट मीन्स एक वो पार्ट जो कैपिटलिज्म को फॉलो करता था, एक वो पार्ट जो कम्युनलिज्म को फॉलो करता था, मीन्स ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन। ठीक है, लगभग ये वॉल 28 साल तक टिकी रही। 28 साल तक इस वॉल पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे जैसे डिसइंटीग्रेटेड होती गई यूएसएसआर वैसे वैसे इसके ऊपर इसका फर्क पड़ा। और जो वहाँ की जनता थी, जब जनता को ये महसूस होने लगा कि कैपिटलिज्म मच बेटर देन कम्युनलिज्म, तभी वहाँ की कुछ लोगों ने जो बर्लिन वॉल थी उसको तोड़ दिया, खुद उसको डिस्ट्रॉय किया, ये प्रूव करने के लिए कि अब वो कम्युनलिज्म की जगह कैपिटलिज्म को फॉलो करेंगे। क्लियर? ये सारे रीजंस थे, कॉजेज थे डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के। इसके आगे अभी हम और भी कुछ पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में भी हम कुछ पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। क्लियर?